हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के हैंडमेड नोट्स, बहुत ही अच्छे हैंड रिटेन नोट्स हैं जो कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप देख ही सकते हैं, ये जैसे क्लास 11th का चैप्टर 1 है, तो ऐसे ही आपको बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, 11th के भी और 12th के भी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना वीडियो के एंड में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है आपका केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 1 यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री इज डिफाइंड as that branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of matter and change in matter under different conditions and the laws which defines these changes। तो केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? ये ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, या फिर चेंज इन मैटर में अंडर डिफरेंट कंडीशंस में, एंड द लॉज विच डिफाइंस दिस चेंज, और उस चेंज को कौन से लॉज डिफाइन करते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज़ हेल्प अस टू मीट ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बेटर लाइफ सच एज food, good health, comforts, etc. Some of the important applications of chemistry are given below। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें डेली रिक्वायरमेंट से मीट करवाता है, मिलवाता है, जैसे फूड, अच्छी सेहत और कंफर्ट्स एक्सेट्रा से। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे सप्लाई ऑफ फूड। तो विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन द नीड फॉर द ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड हैज़ इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमको क्या, अमाउंट ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। इट हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा विच हैव इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड फील्ड्स। तो हमें केमिस्ट्री क्या करता है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होती है कि यील्ड क्रॉप की, मतलब खेती जो है और फ्रूट की, वो बढ़ जाती है। उसके बाद इट हैड हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़ों से, बैक्टीरिया से भी बचाता है। फिर है द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैज़ हेल्प टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स लाइक जैम, बटर, आपके जो भी एक्सेट्रा जो पैक्ड फूड होते हैं उसको क्या प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, वो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं लंबे टाइम तक, उसमें भी आपका केमिस्ट्री हेल्प करता है। फिर इट हैज़ गिवन मेथड्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेंट्स देयर बाय एंश्योरिंग द सप्लाई टू प्योर फूड स्टफ्स। और ये डिफरेंट टेस्ट मेथड से भी आपका प्योरिटी फूड का टेस्ट करता है जो आपको सप्लाई की जा रही है। फिर आपका कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो सैनिटेशन और बेटर हेल्थ में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। It has provided mankind with a large number of life saving drugs, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ, मतलब ड्रग्स मतलब दवाइयों से या मेडिसिन से, वो प्रोवाइड करके ये क्या है, इन ह्यूमंस को डिफरेंट बीमारियों से बचाता है। डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक हैज़ मेड सर्जिकल ऑपरेशंस मोर एंड मोर सक्सेसफुल। एनेस्थेटिक की वजह से सर्जिकल ऑपरेशन क्या है, वो सक्सेसफुल होते हैं। Synthetic vitamins and tonics have contributed significantly towards better health, और सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स जो होते हैं उससे बेटर हेल्थ भी होती है। उसके बाद है इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर एंड लग्जरियस। अब इसमें कंफर्ट्स जो हमारे इंक्रीज़ हुए हैं हमारे रहन सहन में, उसके बारे में देखते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स, क्लोथ जो होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, सप्लाई ऑफ मेटल्स, आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़, घर के यूज़ वाले, और एंटरटेनमेंट। फिर है नेचर ऑफ मैटर। तो आपको मैटर पता ही होगा, मैटर इज़ एनीथिंग विच हैव मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर आवर 5 सेंसेस। तो मास मैटर क्या है, मैटर वो
कोई भी चीज़ है जिसमें क्या है मास हो और वो जगह घेरता हो, और उसको क्या हम फेल्ट कर सके, मतलब फील कर सके अपने 5 किसी भी सेंसेस से, किसी भी 5 में से किसी भी एक सेंसेस से उसे हम फील कर सके, वही क्या होता है आपका मैटर। फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देयर आर 2 वेज ऑफ क्लासीफाई मैटर। मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। आपका है जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन पहला। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम मेज़र या ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी या उसकी कंपोजिशन को चेंज किए बिना। जैसे कि आपका कलर हो गया, उसकी स्मेल हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, एक्सेट्रा। सेकेंड होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। तो इसके मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक केमिकल चेंज होना दिखना चाहिए, तभी क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होना चाहिए तभी हमें पता चलेगा कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। जैसे आपका एसिडिटी, उसकी एसिडिटी बढ़ जाए या घट जाए, बेसिसिटी, उसमें कंबस्टिबिलिटी मतलब आग लगना वगैरह, ये सब क्या है उसके केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट। जैसे मैटर है, मैटर को 2 तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। आपका फिजिकल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के फॉर्म में है, और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी होते हैं, और ये आपके प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किए गए हैं। फिर प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट और कंपाउंड होता है, और मिक्सचर में आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं। और आपका कंपाउंड में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हम पहले देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो सॉलिड आपको पता ही है, इन सॉलिड दीज पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो है बहुत ही टाइटली एक दूसरे को पकड़े रहे होते हैं, और जो सॉलिड है उसका क्या होता है डेफिनेट एक फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है। उसके बाद होता है लिक्विड। In liquid, the particles are close to each other, but they can move around। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के करीब तो होते हैं लेकिन वो इतना टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं, वो एक मूव कर सकते हैं। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसका फिक्स शेप नहीं होता। गैस। तो इन गैस द पार्टिकल्स आर वेरी फार टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, एंड मूव फ्रीली एंड फास्ट, और वो फ्री और फास्ट मूव कर सकते हैं। गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, और इसका ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है। फिर आते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल कंटेन होता है। दीज पार्टिकल, ये तो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। तो ये किसी एक ही चीज़, पूरा जो सब्सटेंस होता है वो एक ही पार्टिकल से बना होता है। फिर है आपका कंपाउंड्स। तो अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। A compound is a pure substances containing 2 or more elements। ठीक है, containing 2 or more elements combined together in a fixed ratio। और ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होते हैं, और वो भी फिक्स्ड रेशियो में। जैसे आपका एग्जांपल वाटर लेते हैं। वाटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, तो इसका जो रेशियो होता है 1:8 वो फिक्स होता है बाई मास। तो ये क्या होता है आपका कंपाउंड। तो दोस्तों आपको होप कि समझ में आ रहा होगा, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कमेंट मतलब कुछ समझ में ना आ रहा हो, और वीडियो लाइक कर देना। और इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, आप देख ही रहे होंगे, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा सिलेबस मतलब पूरा जो आपका चैप्टर 1 है वो पूरा इसमें कवर है मेरे नोट्स में, तो देखते रहने ये वीडियो। तो अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। अब मटेरियल
containing two or more substances in any proportion is called a mixture। ठीक है, तो a material containing two or more substances, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन होता है इसमें in any proportion, इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में होता है, तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? आपके दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आपको पता होगा होमोजीनियस क्या होता है? इन अ होमोजीनियस मिक्सचर इट्स कंपोनेंट इज कम्प्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो इसमें क्या होता है कि जो उसके कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, वो क्या होते हैं? कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और उसका जो कंपोजिशन होता है वो भी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। फिर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस क्या है? इन दिस the components are not mixed completely and sometimes it can observed by naked eyes। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो कंपाउंड है, जो आपका कंपोनेंट है, उसका जो मिक्सचर है वो क्या होता है? कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ रहता है। इसमें क्या होता है कि हम इसको अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं, अपनी आंखों से भी कभी कभी देख सकते हैं। जैसे आपका मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट हो गया, या ग्रेन्स हो गया, या पल्सेस हो गया। अगर आप शुगर या सॉल्ट का मिक्सचर ले तो उसमें क्या होगा कि उसका कंपोजिशन क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट, तो उसको आप देख सकेंगे कुछ टाइम के बाद। और ग्रेन्स अगर आप उसमें डाल दें या पल्सेस डाल दें तो वो क्या होगा? ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। फिर है आपका एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट हुज फर्दर डिवीज़न कैन नॉट बी पॉसिबल। तो दोस्तों इसमें मैं सभी डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं होगा। अगर कुछ हो भी तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना नीचे। देखिए एक एक करके मैंने सारे डेफिनेशन आपको इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ये आपका वाइवा के टाइम में भी बहुत हेल्पफुल है, और ये आपका एज अ नोट्स भी बहुत ही हेल्पफुल है। आपको NCERT पढ़ने की मेरे ख्याल से तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए एटम्स क्या है? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिसका फर्दर डिवीज़न आप नहीं कर सकते। ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल जिसका और डिवीज़न नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है? एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर टाइटली हेल्ड टुगेदर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो क्या होते हैं? एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए होते हैं, या तो केमिकल बॉन्ड से या फिर केमिकल रिएक्शन से। फिर है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये दो कैटेगरी के होते हैं मॉलिक्यूल्स। पहला है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। दे आर कॉल्ड होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? होमो एटॉमिक कहलाते हैं या होमो न्यूक्लियर, जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं। जैसे कि H2O2 N2, ये क्या है? एक ही तरीके का एटम से बने होते हैं सब। उसके बाद है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड हेंस आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स से बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हेट्रोएटॉमिक या फिर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो इसका एग्जांपल जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर वाटर हो गया, एक्सेट्रा। तो अब है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो ऑल सच क्वांटिटीज़ विच आर कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ जो हम पढ़ते हैं अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ के दौरान, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज़। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट जिसे कहते हैं, वो देखिए द यूनिट इज़ अ टूल रिक्वायर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट क्या होता है? एक टूल होता है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं, 7 होती है, आपको पता होगा। ये 7 क्या क्या है? ये देखिए, पहला है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके सिंबल भी लिखे हुए हैं, और SI यूनिट भी लिखी हुई है, और उसका SI यूनिट का सिंबल भी लिखा हुआ है। तो ये आपकी फिजिकल 7 क्वांटिटी होती है। जैसे लेंथ का आपका SI यूनिट मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये आपका
फिजिकल क्वांटिटीज़ है सारी। यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई यूनिट्स है, ये आपको जैसे पता होने चाहिए कि सेंटी अगर आपका है तो क्या होता है मल्टीपल्स में, 10 की मल्टीपल्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपका माइक्रो है तो क्या होता है, आपका नैनो है तो क्या होता है, उसके सिंबल क्या होते हैं। तो ये देखिए ये दिखा रखा है, जैसे 10 की पावर -1 है वो क्या होता है डेकी, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। वैसे ही आपका 10 की पावर -12 होता है वो पीको होता है, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं इसे, सिंबल जो होता है उसका। वैसे ही आपका मेगा 10 की पावर 6 होता है, हेक्टो 10 की पावर 2 होता है। तो ये सब क्या है, कुछ प्रीफिक्स एसआई यूनिट्स के हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 के, जो आपको यूज़ आने वाले हैं 11th में भी और 12th में भी। तो अब है आपका मास एंड वेट। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो मास क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर एक सब्सटेंस में प्रेजेंट है। वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो आपका मास और वेट में डिफरेंस शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए। मास क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। मैटर मैंने बता दिया था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है जिसके अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है। और वेट क्या होता है, वेट जो होता है वो होता है कि कितना ग्रेविटी जो है फोर्स उस पर एक्सर्ट कर रही है, कितना लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ग्रेविटी अपना फोर्स, वही क्या होता है उसका वेट होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर। वेयर एज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। और वेट जो होता है वो जैसे जैसे आप अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होता है, ग्रेविटी का थोड़ा सा फोर्स जो है वो कम होता है। उसी की वजह से आपका क्या होगा, वेट भी वेरी करेगा डिफरेंट प्लेसेस पे। फिर आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वो है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर। तो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स ऑफ मेजर टेम्परेचर। पता होगा आपको क्या कौन कौन सी होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन क्या होती है, ये एसआई यूनिट होती है। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है स्केल, वो 32 से 212 डिग्री तक होता है फ़ारेनहाइट। जैसे आपको पता होगा कि डिग्री सेल्सियस कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 100 डिग्री तक। वैसे जो ये आपका फ़ारेनहाइट है वो 32 से 212 डिग्री तक होता है। और द टेम्परेचर ऑफ 2 स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशन। और दोनों डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का ये रिलेशन होता है, देखिए आप। और केल्विन और सेल्सियस के बीच का ये रिलेशन होता है, ये आपको पता होगा। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। एक्यूरेसी क्या होता है, तो एक्यूरेसी द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विद द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, कोई भी ट्रू वैल्यू है उससे कितना क्लोज है कोई भी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, वही क्या कहलाती है, उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। प्रिसीजन क्या कहलाता है, तो इफ़ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैंस क्लोज टू दियर एवरेज वैल्यू द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो अगर आपने डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए हैं और वो क्या है एक दूसरे के काफ़ी करीब है, ठीक है, बहुत ही करीब है मेजरमेंट, और उसका जो एवरेज है वो भी क्या है उसके काफ़ी करीब है मेजरमेंट के, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रिसीजन कहलाता है, प्रिसाइज कहलाता है। फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो द मीनिंगफुल डिजिट इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और इन अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती है, ठीक है, मीनिंगफुल, अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। तो जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती है वही क्या कहलाता है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं या कैसे हैं। तो पहला जो रूल होता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज द ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, और चाहे ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, चाहे मतलब जीरो भी हो किसी नॉन ज़ीरो से मतलब समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 ज़ीरो छोड़ के सारे नॉन ज़ीरो होते हैं। तो वो क्या होते हैं, सारे
आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और चाहे तो दो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो भी आ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल दे रखा है 467, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, और 4006 है, ठीक है, इसमें क्या है, ज़ीरो भी है, लेकिन किसके बीच में, 4 और 6 के, तो ये कितने हो गए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4, ठीक है, इसमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिने जाएंगे। और 2.05 है, ये भी क्या हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सेकेंड रूल है कि zeros to the left of the first non zero digit in a number are not significant, ठीक है, जो भी पहला आपका नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उससे पहले के जितने भी ज़ीरो होंगे वो आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जैसे आपका 0.05 है, ठीक है, आपका नॉन सिग्निफिकेंट वो नॉन ज़ीरो कौन सा है, 5, उससे लेफ्ट में देखिए सिर्फ 0 है, तो वो क्या है, 0 को आप काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिर्फ 1 जो कि है 5। सिमिलरली नीचे एग्जांपल है 0.0036, इसमें आपके सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद है आपका थर्ड रूल, इफ़ अ नंबर एंड्स इन ज़ीरोज़ बट these zeros are to the right of the decimal points then these zeros are significant, ठीक है। तो अगर कोई नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है बट दीज ज़ीरोस आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल, लेकिन वो क्या है, आपके डेसिमल के राइट में है, देन दीज ज़ीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आपका 5.0 है तो वो क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 3.400 है, इसमें 4 है, और वहीं देखिए 0.0300 है, ठीक है, तो इसमें जो 3 से पहले वाले ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 3 के बाद वाले ज़ीरो काउंट होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इफ़ अ नंबर ends in zeros but these zeros are not to the right of the decimal point, these zeros may or may not be significant, ठीक है। अगर आपका कोई नंबर है ज़ीरो से एंड हो रहा है, ठीक है, ज़ीरो से एंड हो रहा है और वो क्या है, राइट पे नहीं है, डेसिमल के राइट साइड पे नहीं है, तो वो ज़ीरो क्या होंगे, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ अ नंबर इज़ 20500 मे हैव 3 और 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसी को हम 4 भी गिन सकते हैं, 3 भी गिन सकते हैं और 5 भी गिन सकते हैं। कैसे, ये देखिए, अगर मैं 20500 को 2.05 इंटू 10 की पावर 4 लिख दूँ तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, 3। वहीं अगर मैं 2.050 लिख दूँ तो और 10 की पावर 4, तो इसमें कितने बन जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं मैं अगर 2.0500 लिख दूँ तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब है आपका रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में कैसे पता करेंगे, तो द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द टर्म with least number of decimal places that the number of significants of different number have no role to play, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है कि जो रिजल्ट होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, वो क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉलो करेंगे एज दैट ऑफ द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द डिफरेंट नंबर्स, तो अगर डिफरेंट नंबर्स है उसमें जो सबसे कम नंबर होगा डेसिमल के बाद उतने ही क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स भी होंगे। आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 3 नंबर को हमने ऐड किया 154.2 और 6.1 और 23, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 183.3, ठीक है, 183.3। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो रिपोर्टेड सम होगा वो कितना होगा, 183 होगा, ठीक है। इसमें आपका जो सम होगा वो कितना होगा, 183। और जो आपका सेकेंड है देखिए सब्सट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन वो क्या 18.4215 और उसको माइनस कर रहे हैं उसमें से 6.01, इसका आंसर कितना आएगा 12.4115। तो ये देखिए इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 12.41, ठीक है। इसका 12.41 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो दोनों नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किए थे उसमें सबसे कम
डेसिमल के बाद किस में डिजिट्स है, वो है आपके 6.01 में। कितने हैं, 2 डिजिट, इसलिए जो इसका आंसर आया वो भी 2 ही डेसिमल डिजिट तक आया है। ठीक है, फिर आपका है सेकेंड रूल, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इज प्रोसेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब दो नंबर को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही प्रिसीजन तक लेंगे जितना सबसे कम जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर वाला आपका डिजिट होगा। ठीक है, मतलब जो नंबर होगा, जैसे आप ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 112.1156। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई किया उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में, 2.8 में। कितने हैं, 2। तो इसका जो प्रोडक्ट आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, 1 2। तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में। सेम डिवीज़न का भी रूल है, सबसे कम कितना है, 0.46। ठीक है, तो उतने ही आपका क्या होंगे, आपका जो आंसर होगा वो भी 0.029 तक ही लिया जाएगा। फिर है आपका इफ़ अ कैलकुलेशन involves a number of steps, the result should contain the same number of significant figures as that of the least precise। ठीक है, अगर डिफरेंट बहुत सारे कैलकुलेशंस है इक्वेशन में, तो आपका सेम इसमें भी रूल है, जो सबसे लीस्ट प्रिसीजन होगा वही आपका फॉलो करेगा। और चाहे तो और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जितना पॉइंट के बाद सबसे लीस्ट आपका वो होगा डिजिट्स होंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सबसे कम कितना है, 4 है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो 0.77 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए 0.34 है और बाकी ऊपर में पॉइंट के बाद 3 और 5 डिजिट्स है, लेकिन 3-4 में सिर्फ 2 है। तो आपको जो आंसर है वो भी 2 डिजिट तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो ये हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सेकंड पार्ट में करेंगे इसके। ठीक है, तो वीडियो होप कि आपको अभी तक समझ में आ रही होगी। आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि कैसी लगी है वीडियो, और उसको शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना ज़रूर, और शेयर करो दोस्तों के साथ। और सेकेंड पार्ट इसका देखना मत भूलना, सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की।